नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख है 24 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार। हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज माघ माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हो गए आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। सीएम भजलाल शर्मा ने बदला योजना का नाम, राम के नाम से होगा। अब से राजस्थान में पीकेसी और ईआरसीपी प्रोजेक्ट, 17 जिलों को मिलेगा पीने का पानी। मैं दोस्तों डोटासरा बोले, सिर्फ मंत्री ही नहीं पूरी सरकार ही नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। इनका काम राज्यपाल को करना पड़ रहा है। गवर्नर ने सीकर में ली थी अफसरों की बैठक। इसी के साथ ही सीएम भजलाल शर्मा को घेर कर खुद फंसे टीकाराम जूली। भ्रष्टाचार के आरोप निकले झूठे। पीडब्ल्यूडी ने इस तरह खोली पोल। मैं दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट को मिले 3 नए जज। राष्ट्रपति ने जारी किए नियुक्ति वारंट। फिर भी हाईकोर्ट में स्वीकृत पदों के मुकाबले 16 न्यायाधीश कम है। मैं दोस्तों पीटीआई भर्ती में यथास्थिति के आदेश रहेंगे जारी। आज सरकार की ओर से होगी बहस। डिग्री में फर्जीवाड़े से जुड़ा है मामला। इसी के साथ ही एमएसपी पर सरकार को बाजरा खरीदना चाहिए। किसानों के समर्थन में आए राजेंद्र राठौड़ बोले, सीएम को लिखूंगा पत्र। मैं दोस्तों इसी महीने करने होंगे आपको ये अहम काम, नहीं तो रुकेगी आपकी पेंशन, होगी आपको असुविधा। वहीं दोस्तों राजस्थान सरकार का बड़ा निर्णय, बाढ़ और ओलावृष्टि से प्रभावित 20 जिलों के 5897 गाँव अभावग्रस्त घोषित। इसी के साथ ही 20,000 फीट की ऊंचाई, -36 डिग्री का तापमान, फिर भी फौलाद बन राजस्थान की बेटी ने लहराया तिरंगा। मैं दोस्तों अजमेर दरगाह में शिव मंदिर के दावे पर सुनवाई होगी आज। याचिकाकर्ता की अपील कोर्ट में, मुझे सुरक्षा की चिंता, भीड़ में कोई भी पहुंचा सकता है नुकसान। बने रहिए दोस्तों, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कमेंट जरूर कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर, सीएम भजलाल शर्मा ने बदला योजना का नाम, राम के नाम से होगा। राजस्थान में पीकेसी और ईआरसीपी प्रोजेक्ट, 17 जिलों को मिलेगा पीने का पानी। देखिए दोस्तों, पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना यानी कि पीकेसी और ईआरसीपी का नाम अब राम जल सेतु लिंक परियोजना होगा। मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा ने ट्विटर यानी एक्स पर पोस्ट करके पीकेसी का नाम राम जल सेतु लिंक परियोजना करने की घोषणा की है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के मौके पर सीएम ने इसके पोस्टर का भी विमोचन किया। पानी और सिंचाई के इस प्रोजेक्ट का नाम पहले पूर्वी राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट यानी कि ईआरसीपी था। सरकार बदलने के बाद इसका नाम बदलकर पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना यानी कि पीकेसी किया गया और अब इसे राम जल सेतु लिंक परियोजना के नाम से जाना जाएगा। वहीं सीएम भजलाल शर्मा ने ट्विटर यानी एक्स पर लिखा है कि राजस्थान सरकार की ओर से पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना का नामकरण परिवर्तित कर राम जल सेतु लिंक परियोजना करने का निर्णय लिया गया। लोगों की आस्था का सम्मान करते हुए ये निर्णय लिया गया है। ये ऐतिहासिक निर्णय न केवल लोगों की धार्मिक भावनाओं का प्रतिबिंब है, बल्कि ये प्रदेश के जल संसाधन प्रबंधन में नवीन अध्याय भी जोड़ेगा। डोटासरा बोले, सिर्फ मंत्री नहीं पूरी सरकार ही नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। इनका काम राज्यपाल को करना पड़ रहा है। गवर्नर ने सीकर में ली थी अफसरों की बैठक। देखिए, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य सरकार को नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि एनपीए बताया है। दरअसल राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने बीते दिन सीकर में अधिकारियों की बैठक ली थी। इस बैठक को लेकर डोटासरा ने प्रदेश सरकार पर तंज कसा। उन्होंने ट्विटर यानी एक्स पर राजभवन राजस्थान की पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए लिखा कि सिर्फ मंत्री नहीं पूरी सरकार ही एनपीए है यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। उन्होंने लिखा, एक कार्यक्रम में सुना था राजस्थान में भाजपा सरकार के ज्यादातर मंत्री एनपीए है, लेकिन राजभवन से जारी ट्वीट देखकर लगता है कि पूरी सरकार ही एनपीए है। भाजपा सरकार की नाकामी और अकर्मण्यता के कारण मंत्रियों का काम महामहिम राज्यपाल को करना पड़ रहा है। राज्यपाल को जिलों में जाकर योजनाओं की समीक्षा बैठक करके अधिकारियों को जनता के काम करने के निर्देश देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि संभाग प्रभारी समेत विभागीय मंत्री राज्य सरकार की योजनाओं की मॉनिटरिंग और धरातल पर क्रियान्वयन को लेकर पूरी तरह से विफल हो रहे हैं। मंत्री सुरेश रावत बोले, डोटासरा झूठ का ढोल कोई भी बजा जाता है। कहा, इन्हें राम के नाम से चिढ़ है, ईआरसीपी में एक पैसा नहीं दिया। देखिए दोस्तों, पीकेसी और ईआरसीपी परियोजना को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी जारी है। बुधवार को सरकार ने इस परियोजना का नाम बदलकर राम जल सेतु लिंक परियोजना रखा था, जिसके बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बयान जारी करते हुए कहा कि सरकार ने परियोजना पर एक पैसे का नया काम नहीं करवाया, केवल वोट के लिए नया कवर चढ़ा दिया है। इस पर पलटवार करते हुए जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने डोटासरा को झूठ का ढोल बता दिया है। रावत ने कहा कि डोटासरा झूठ का ढोल है, इन्हें कोई भी बजा जाता है। डोटासरा ऐसे झूठ के ढोल से अपनी भद पिटवा रही है। इन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। इनकी अतिवादी मानसिकता के कारण ही आज कांग्रेस की ये दुर्दशा हुई है। वहीं मंत्री रावत ने कहा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच नदी जोड़ो परियोजना में राजस्थान का रा और मध्य प्रदेश का मैं शब्द लिया गया है, लेकिन कांग्रेसियों को तो राम के नाम से ही चिढ़ है। इन्होंने तो ईआरसीपी को कभी कोई बजट भी नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 दिसंबर 2024 को परियोजना के 10,000 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास किया। ईआरसीपी परियोजना को भारत सरकार की पीकेसी नदी जोड़ो परियोजना के साथ एकीकृत कर संशोधित पीकेसी परियोजना तैयार की गई, जिसको
को नदी जोड़ो परियोजना का दर्जा दिया गया। भारत सरकार नदी जोड़ो परियोजना को राष्ट्रीय महत्व का मानती है। राजस्थान हाईकोर्ट को मिले 3 नए जज, राष्ट्रपति ने जारी किए नियुक्ति वारंट। फिर भी हाईकोर्ट में स्वीकृत पदों के मुकाबले 16 न्यायाधीश कम है। देखिए दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट को नए साल में 3 नए जज मिल गए हैं। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने करीब 1 महीने पहले राजस्थान के 3 न्यायिक अधिकारियों के नामों की सिफारिश की थी, जिसके बाद बीते दिन राष्ट्रपति ने इन तीनों के नियुक्ति वारंट जारी कर दिए। हाईकोर्ट न्यायाधीश बनने वालों में जोधपुर मेट्रो डीजे चंद्रशेखर शर्मा, रजिस्ट्रार जनरल प्रमिल कुमार माथुर और जयपुर मेट्रो सेकंड डीजे चंद्र प्रकाश श्रीमाली है। तीनों 1992 बैच के न्यायिक अधिकारी भी हैं। वहीं दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट में जजों की स्वीकृति संख्या 50 है। इस समय हाईकोर्ट में 31 जज नियुक्त हैं। इन तीनों जजों की शपथ के बाद राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 34 हो जाएगी। करीब 2 साल पहले राजस्थान हाईकोर्ट को एक साथ 8 जज मिले थे। इनमें 5 न्यायिक और 3 जज वकील कोटे से बने थे। वहीं दोस्तों, इन 3 नए जजों के मिलने के बाद हाईकोर्ट में जजों की संख्या तो 34 हो जाएगी। उसके बाद भी स्वीकृत संख्या यानी 50 में 16 जज कम रह जाएंगे। इसके अलावा साल 2025 में 5 जज रिटायर भी हो रहे हैं। दोस्तों, इनमें ये 2 दिन पहले जस्टिस पंकज भंडारी रिटायर हुए हैं। वहीं आज यानी शुक्रवार को जस्टिस मदन गोपाल व्यास रिटायर हो जाएंगे। इसके अलावा मई में जस्टिस वीरेंद्र कुमार, सितंबर में जस्टिस नरेंद्र और नवंबर में जस्टिस मनोज कुमार गर्ग रिटायर हो जाएंगे। ऐसे में हाईकोर्ट में जजों की संख्या घटकर 30 ही रहने वाली है। हालांकि नए साल में वकील कोटे से राजस्थान हाईकोर्ट को कुछ नए जज और मिल सकते हैं। जयपुर में जुटेंगे दुनिया भर के 450 से ज्यादा एक्सपर्ट, समझेंगे नगर निगम हेरिटेज की कार्य प्रणाली। डीएलपी प्रमुख शासन सचिव ने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का किया निरीक्षण। देखिए दोस्तों, राजधानी जयपुर में 3 से 5 मार्च तक 3 दिन अंतर्राष्ट्रीय समिट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें दुनिया भर के 450 से ज्यादा एक्सपर्ट हिस्सा लेंगे। इस दौरान कचरे की रिसाइकिल प्रक्रिया पर दुनिया भर की अलग अलग तकनीक पर चिंतन और मंथन भी किया जाएगा। समिट में दुनिया भर से जयपुर पहुंचे एक्सपर्ट नगर निगम हेरिटेज द्वारा किए गए कचरा संग्रहण और निस्तारण की प्रक्रिया को भी समझेंगे, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए बीते दिन प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव लंगड़ियावास समेत नगर निगम हेरिटेज द्वारा संचालित प्लांट पर पहुंचे। दरअसल दोस्तों, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा मार्च में एशिया पैसिफिक उच्च स्तरीय 12वीं क्षेत्रीय RRR और सर्कुलर अर्थव्यवस्था फोरम जयपुर में आयोजित की जाएगी, जिसमें दुनिया भर में कचरे के निस्तारण और उसके रिसाइकिल को लेकर 450 से भी ज्यादा एक्सपर्ट चर्चा करेंगे। बीते दिन प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव और DLP के मुख्य अभियंता प्रदीप गर्ग ने नगर निगम हेरिटेज द्वारा किए जा रहे कचरे के निस्तारण और रिसाइकिल को लेकर किए जा रहे प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। पीटीआई भर्ती में यथास्थिति के आदेश रहेंगे जारी। आज सरकार की ओर से होगी बहस। डिग्री में फर्जीवाड़े से जुड़ा है मामला। देखिए दोस्तों, पीटीआई भर्ती 2021 में डिग्रियों की फर्जीवाड़े से जुड़े मामले में सिर्फ याचिकाकर्ताओं के लिए यथास्थिति के आदेश जारी रहेंगे। बीते दिन जस्टिस समीर जैन की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया है कि उन्होंने फर्जी डिग्री नहीं लगाई। ई मित्र संचालकों ने बीपीएड परीक्षा के रोल नंबर की जगह गलती से इनरोलमेंट नंबर भर दिए। कई आवेदन पत्रों में रोल नंबर का कॉलम खाली छोड़ दिया गया। भर्ती विज्ञापन में दस्तावेज सत्यापन के समय गलती सुधारने की छूट दी गई थी। ऑफलाइन आवेदन पत्र में और दस्तावेज सत्यापन के समय गलतियों को सुधार दिया गया। बाद में पात्र मानते हुए नियुक्तियां भी दे दी गई, लेकिन अब सेवा बर्खास्तगी का नोटिस भेजा जा रहा है, जो पूरी तरह से अनुचित है। आज यानी शुक्रवार को सरकार की ओर से मामले में बहस भी की जाएगी। एमएसपी पर सरकार को बाजरा खरीदना चाहिए, किसानों के समर्थन में आए राजेंद्र राठौड़, बोले सीएम को लिखूंगा पत्र। देखिए दोस्तों, राजस्थान में बाजरा और ज्वार की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर खरीद को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि भजनलाल सरकार ने विधानसभा में लगाए गए एक सवाल के जवाब में कहा कि इस साल बाजरे की एमएसपी पर खरीदारी नहीं की जाएगी। सरकार के इस निर्णय के बाद बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने किसानों की मांग का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मैं सरकार से मांग भी करूंगा और पत्र भी लिखूंगा कि सरकार को एमएसपी पर बाजरा खरीदना चाहिए। दरअसल हाल ही में हुए विधानसभा स्तर में विधायक रितु बनावत और हरलाल सारण ने बाजरे की एमएसपी पर खरीदारी को लेकर सवाल उठाए थे। अब सरकार की ओर से भेजे गए जवाब में यह स्पष्ट कर दिया गया कि इस साल बाजरे की एमएसपी पर खरीदारी नहीं की जाएगी। वहीं राजेंद्र राठौड़ ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि हमारे संकल्प पत्र में घोषणा की गई थी। जब इसके लिए आंदोलन हुए तो मैं खुद इसका संयोजक था। उन्होंने कहा कि मैं सरकार से मांग भी करूंगा और पत्र भी लिखूंगा कि सरकार को एमएसपी पर बाजरा खरीदना चाहिए। जब हरियाणा गुजरात खरीद रहा है तो हमें भी खरीदना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारियों की टोली ने कहा कि बाजरे की लाइफ लाइन कम है और पब्लिक में इसकी डिमांड भी कम है, लेकिन मेरी सरकार से मांग होगी कि हमें भी खरीदना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में 46% बाजरा उत्पादित होता है। ऐसे में हमारी सरकार से ये मांग रहेगी। इसी महीने दोस्तों करने होंगे आपको ये अहम काम, नहीं तो रुक जाएगी आपकी पेंशन, होगी आपको असुविधा। देखिए दोस्तों, सरकारी कर्मचारी हो या फिर पेंशनर, जनवरी महीने के अंत तक उन्हें अहम काम करने हैं। ये काम समय पर नहीं करने से उन्हें असुविधा का सामना भी करना पड़ सकता है। पेंशनर्स की ओर से अगर आधार कार्ड और पैन कार्ड अपडेट नहीं करवाया गया तो पेंशन से इनकम टैक्स कटौती की जाएगी। इसके साथ ही समस्त पेंशनर्स को अपने जीवित प्रमाण पत्र भी 31 जनवरी तक पेश करना अनिवार्य है। इसी तरह राज्य बीमा पॉलिसी को लेकर कर्मचारियों को इसी महीने ऑनलाइन आवेदन के लिए भी
कहा गया है। ऐसा न करने पर 1 अप्रैल के बाद उन्हें बोनस और ब्याज नहीं मिलेगा। इधर खाद्य सुरक्षा की सूची से स्वैच्छिक नाम हटवाने की अंतिम तिथि 31 जनवरी। याद रखिए दोस्तों, ये काम आप इसी महीने करवा ले, नहीं तो आगे आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ, पेंशनर्स को अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड अपडेट करवाना होगा। वहीं इसके अलावा कर्मचारियों के पास जिनके पास बीमा पॉलिसी है, उस कर्मचारी को दावा प्रपत्र पेश करना होगा। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा में जो लोग अपात्र होते हुए भी जुड़े हुए हैं, उन्हें सूची से स्वैच्छिक नाम हटवाना होगा। 31 जनवरी तक उन्हें समय दिया गया, उसके बाद उनसे वसूली की जाएगी। सीएम भजनलाल शर्मा को घेर कर खुद फंसे टीकाराम जूली, भ्रष्टाचार के आरोप निकले झूठे, पीडब्ल्यूडी ने इस तरह खोली पोल। देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर विफलताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अब खुद ही फंस गए हैं। टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर में 35 करोड़ रुपए की लागत से बनी 25 सड़कों का लैब टेस्ट में फेल होने का मुद्दा उठाया तो पीडब्ल्यूडी विभाग ने पोल खोल दी है। पीडब्ल्यूडी ने कहा कि जिन सड़कों की गुणवत्ता के संबंध में आप द्वारा ट्विटर यानी एक्स पर पोस्ट की गई, ये सभी सड़कें गत सरकार के कार्यकाल में बनी है, यानी कि पिछली गहलोत सरकार के कार्यकाल में बनी है। टीकाराम जूली के आरोपों को लेकर राजस्थान के सार्वजनिक निर्माण विभाग ने ट्विटर यानी एक्स पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इन सड़कों में से 9 सड़कों की जांच की गई, जिनके सैंपल फेल पाए गए। अतः इनमें जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ विभाग कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा संवेदक के विरुद्ध वसूली की कार्रवाई प्रस्तावित है। पीडब्ल्यूडी ने कहा कि जिन सड़कों की गुणवत्ता के संबंध में आप यानी टीकाराम जूली द्वारा ट्विटर यानी एक्स पर पोस्ट की गई, ये सभी सड़कें गत सरकार के कार्यकाल में ही बनी है। राजस्थान सरकार का बड़ा निर्णय, बाढ़ और ओलावृष्टि से प्रभावित 20 जिलों के 5897 गांव अभावग्रस्त घोषित। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संवेदनशील निर्णय लेते हुए खरीफ सीजन में बाढ़ और ओलावृष्टि से प्रभावित 21 जिलों के किसानों को एसडीआरएफ से कृषि आदान अनुदान वितरण करने की मंजूरी दी है। इसके लिए 20 जिलों के 33% या उससे अधिक फसल खराबे वाले 5897 गाँव अभावग्रस्त घोषित किए गए हैं। मुख्यमंत्री के संवेदनशील निर्णय से प्रभावित किसानों को बड़ा संबल मिलेगा। इस निर्णय के उपरांत अब आपदा प्रबंधन और सहायता विभाग द्वारा इस बारे में अधिसूचना जारी की जाएगी। में बाढ़ और ओलावृष्टि से खरीफ फसलों के खराबे के आंकलन के लिए गिरदावरी के निर्देश दिए थे और जिला कलेक्टरों से प्राप्त की गई नियमित गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। योजना का नहीं ज्ञान, मंगला कैसे बनेगी पशुपालकों के लिए वरदान। देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में धौलपुर जिला सहित प्रदेश के किसान रुचि नहीं दिखा रहे हैं, जिसका ही परिणाम है कि 2 बार रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ाने के बाद भी धौलपुर जिले में 22.05 और राज्य भर में केवल 27.01% ही पशुओं का बीमा हो पाया, जबकि शासन ने राज्य भर में 21 लाख पशुओं का बीमा करने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री मंगला बीमा पशु योजना में धौलपुर जिले में 21,500 पशुओं के बीमा रजिस्ट्रेशन का टारगेट दिया गया है, जिसमें से अब तक केवल 4,741 पशुपालक ही पशुओं का रजिस्ट्रेशन करवा सके हैं, यानी कि जिले में अभी तक केवल 22.05% ही कार्य हो सका, जिस कारण 50 जिलों में धौलपुर का 32वां स्थान है। जिले में हुए पशुओं के रजिस्ट्रेशन में 734 गायें और 3,714 भैंसे, 180 बकरी, 113 भेड़ शामिल है। इसके अलावा जिले में अभी तक एक भी ऊंट या ऊंटनी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका। अब बात करें राज्य के किसानों की, तो राज्य भर के किसान भी इस योजना में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। राज्य भर में 21 लाख पशुओं का रजिस्ट्रेशन करने का लक्ष्य रखा गया, जिसमें से अभी तक केवल 5,63,151 पशुओं का ही रजिस्ट्रेशन हो पाया है, यानी कि 100% में से केवल 27.01%। दोस्तों, इस योजना में पहले चरण में राज्य के 21 लाख पशुओं का बीमा किया जाना है। इसलिए प्रदेश के 5,50,000 दुधारू गाय और भैंस, 5,50,000 भेड़ बकरी तथा 1 लाख ऊंटों का बीमा किया जाना प्रस्तावित है। बीमा 1 वर्ष के लिए होगा और पशुपालक को कोई प्रीमियम भी नहीं देना होगा। योजना के तहत किसी भी प्राकृतिक या आकस्मिक दुर्घटना में पशु की मौत होने पर बीमा क्लेम मिलेगा। योजना का लाभ SIPF राज्य बीमा और प्रावधायी निधि विभाग से किया जाना है, जिसमें बीमा के लिए पशु का मूल्य निर्धारण दुधारू पशु गाय और भैंस के लिए अधिकतम 40,000 रूपए, बकरी और भेड़ मादा के लिए अधिकतम 4,000 रूपए और ऊंट नर और मादा के लिए अधिकतम 40,000 रूपए तय किया गया है। मैं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस योजना के रजिस्ट्रेशन के अंतिम तारीख को बढ़ाकर 31 जनवरी तय किया गया है, यानी अभी तक इस योजना में रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 2 बार बढ़ाई जा चुकी है। एक बार पहले 13 दिसंबर से 12 जनवरी की गई, उसके बाद 12 जनवरी से 22 जनवरी की गई, अब इसके बाद तीसरी बार बढ़ाते हुए इसे 31 जनवरी किया गया। तो आप 31 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन जरूर करवा ले। बेटे की शादी में बीजेपी MLA बाबू सिंह राठौड़ का सामाजिक संदेश, शराब और दहेज से किया किनारा, लाखों रुपए किए दान। देखिए दोस्तों, शेरगढ़ से बीजेपी विधायक बाबू सिंह राठौड़ ने अपने बेटे की शादी में समाज को एक सामाजिक संदेश दिया। उन्होंने न केवल दहेज लेने से इनकार किया, बल्कि विवाह को नशा मुक्त भी रखा। यही नहीं, शादी में खर्च होने वाले पैसे का एक हिस्सा बचाकर उन्होंने गरीबों की मदद के लिए समाज के विकास कोष में 11 लाख रुपए दान भी दिए। बाबू सिंह राठौड़ ने बताया कि उनके समाज में शादी के दौरान शराब परोसने की परंपरा रही है। बाबू सिंह राठौड़ ने बताया कि उनके समाज में शादी के दौरान शराब परोसने की परंपरा रही, लेकिन उन्होंने इस प्रथा को नकारते हुए नशा मुक्त विवाह का आयोजन किया। MLA राठौड़ का कहना है कि
कि वो समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। ये उनकी छोटी सी पहल है। इससे पहले अपनी दादी के स्वर्गवास के समय भी उन्होंने नशामुक्त वातावरण में सादा भोजन करवाया था। दिव्यांगों के लिए सरकार की बड़ी पहल, जल्द मिलेगी कई सुविधाएं। देखिए दोस्तों, राज्य सरकार ने दिव्यांग जनों के लिए कल्याण और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई योजनाओं पर जोर दिया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने राज्य दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। बड़े उद्योगों के CSR फंड को दिव्यांग जनों के पुनर्वास और सुविधाओं में लगाने का निर्णय लिया गया। साथ ही सुगम्य भारत अभियान के तहत सार्वजनिक स्थलों और सरकारी भवनों को दिव्यांग जनों के अनुकूल बनाने के निर्देश दिए गए। UID कार्ड बनाने की प्रक्रिया तेज करने के लिए विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे। सरकार ने दिव्यांग जनों को मुख्य धारा में लाने का संकल्प लिया है। 20,000 फीट की ऊंचाई, -36 डिग्री तापमान, फिर भी फौलाद बन राजस्थान की बेटी ने लहराया तिरंगा। देखिए दोस्तों, राज्य के सीकर के गांव चक्की रहने वाली केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF की उप निरीक्षक गीता सामोता ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। माउंट क्यागा री, जिसकी ऊंचाई 6,100 मीटर यानी कि 20,013 फीट है, उस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली गीता कुमारी पहली अर्धसैनिक कर्मी बन गई। जानकारी के अनुसार सर्दियों के मौसम के दौरान लद्दाख में गीता 19 जनवरी को लगभग 11 पूर्वाह्न IST पर ट्रांस हिमालयी चोटी के शिखर पर पहुंची, जहां उन्होंने चढ़ाई बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में की। वहां तापमान -36 डिग्री सेल्सियस से बहुत नीचे चला गया था और हवा की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक चल रही थी। प्रतिकूल मौसम के बावजूद सीकर की गीता ने पहाड़ पर विजय पाने के लिए असाधारण साहस और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। गीता की उपलब्धि पूरे राज्य, देश और CISF सभी के लिए महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिससे पूरे अर्धसैनिक बल और उनके परिवार और देश और राज्य को पूरा गर्व है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गीता सामोता ने यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की 4 सबसे ऊंची चोटियों पर फतह हासिल कर भारतीय महिला पर्वतारोही के रूप में इतिहास में अपना नाम भी दर्ज करवाया है। इन प्रतिष्ठित शिखरों को फतह करने में उनके अटूट दृढ़ संकल्प और अद्वितीय उपलब्धि ने विश्व स्तर पर प्रशंसा अर्जित भी की है। गूढ़ा बोले, घर में गुंडे घुसेंगे तो जूतों से स्वागत होगा। लाइब्रेरी के छात्रों से मारपीट केस में कहा, युवाओं का खून गर्म है, पुलिस कार्रवाई एक तरफा कर रही है। देखिए, पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गूढ़ा बीते दिन झुंझुनू जिले के मंडावा पहुंचे। यहां बुधवार शाम को 6 बजे कुछ युवकों ने सक्षम लाइब्रेरी में घुसकर छात्रों से मारपीट की थी। अब बीते दिन दोपहर 2 बजे पूर्व मंत्री मंडावा के मेन मार्केट पहुंचे और कहा कि पुलिस समुदाय विशेष को टारगेट करते हुए एक तरफा कार्रवाई कर रही है। जब गुंडे घर में घुसेंगे तो मालाओं से नहीं बल्कि जूतों से स्वागत होगा। वहीं पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। ये कोई पहली घटना नहीं है। जिले में गंगा जमुनी तहजीब का ढांचा तोड़ने की कोशिश की जा रही है। भाजपा सरकार आने के बाद भाईचारे को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। डबलगढ़ में भी समुदाय के चेयरमैन को गलत तरीके से बर्खास्त कर दिया। इस तरह की कोशिश झुंझुनू में भी की गई। लगातार एक ही समाज के लोगों के खिलाफ बदले की भावना से बर्ताव किया जा रहा है। ये देश किसी के बाप का नहीं है। इस संविधान में सभी लोग बराबर हैं। इस तरह का पक्षपात नहीं चलेगा। राजस्थान को यूपी नहीं बनने दिया जाएगा। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर के दावे पर सुनवाई आज। याचिकाकर्ता की अपील, कोर्ट में मुझे सुरक्षा की चिंता, भीड़ में कोई भी पहुंचा सकता है नुकसान। देखिए, अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे पर आज यानी 24 जनवरी को दूसरी सुनवाई होनी है। सुनवाई से एक दिन पहले यानी बीते दिन याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता ने कोर्ट में सुरक्षा का हवाला देते हुए एप्लीकेशन दी है। इसमें अपील की गई, मुझे लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही है, मेरी सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। ऐसे में मामले से जुड़े व्यक्तियों को ही कोर्ट रूम में दाखिल होने की अनुमति दी जाए। वहीं गुप्ता ने अपील में बताया कि 20 दिसंबर 2024 को सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में ज्यादा भीड़ और अव्यवस्था देखी गई। कोर्ट रूम में इतनी भीड़ हो गई थी कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी। उस भीड़ का फायदा उठाकर कोई भी मुझे नुकसान पहुंचा सकता था। जोधपुर से अहमदाबाद गया आसाराम, अपने आश्रम में रहकर करवाएगा इलाज। 9 दिन पहले जमानत पर जेल से आया था बाहर। देखिए, बलात्कार केस में दोषी आसाराम जेल से बाहर आने के 9 दिन बाद अपने जोधपुर आश्रम से अहमदाबाद गया। आसाराम बीते दिन दोपहर करीब 1:30 पर सड़क मार्ग से सुमेरपुर होते हुए अहमदाबाद के लिए रवाना हुआ। अहमदाबाद में वो अपने मोटेरा आश्रम में रहेगा और इलाज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श भी लेगा। आसाराम 31 मार्च तक अंतरिम जमानत पर बाहर है। 14 जनवरी की देर रात आसाराम जोधपुर में भगत की कोठी स्थित आरोग्यम हॉस्पिटल से निकलकर पाल गाँव में अपने आश्रम पहुंचा था। उसका आश्रम में टहलते हुए एक वीडियो भी सामने आया था। पत्नी लिव इन में रहती है, इसलिए गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा। जोधपुर कोर्ट ने महिला की याचिका खारिज की, खुद को बताया था बेसहारा। देखिए दोस्तों, लिव इन में रहने वाली शादीशुदा महिला को उसके पति से गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा। जोधपुर फैमिली कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि इस केस में दूसरे व्यक्ति की ओर से महिला का खर्चा उठाए जाने के साक्ष्य मौजूद हैं। ऐसे में महिला को पहले पति से भरण पोषण पाने का अधिकार नहीं है। पारिवारिक कोर्ट संख्या 3 के पीठासीन अधिकारी दलपत सिंह राजपुरोहित ने महिला की मांग को खारिज कर दिया। दरअसल सुंथला निवासी एक महिला ने पारिवारिक कोर्ट में घरेलू हिंसा का परिवाद पेश किया था। महिला ने कहा था वो लंबे समय से पति से अलग रह रही है। नागौर के कुचेरा
निवासी उसके पति का बिजनेस है। उसकी हर महीने की इनकम करीब 1,25,000 है, इसलिए उसे 30,000 रूपए मासिक भरण पोषण दिलाया जाए। दोस्तों, महिला के पति के वकील ने कहा कि महिला ने खुद दौसा एसपी को उसका खर्च संबंधित व्यक्ति के द्वारा उठाने की जानकारी दी थी। पुलिस जांच में महिला का राजकुमार नामक व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में रहना भी पाया गया। खुद महिला ने भी संबंधित कोर्ट में हुए बयानों में लिव इन रिलेशनशिप को स्वीकार किया। उसका खर्च राजकुमार उठा रहा है। वहीं पति से भरण पोषण की मांग करते हुए दायर परिवाद में महिला ने कहा कि वो कोई काम नहीं जानती, वो पीहर पक्ष पर आश्रित है और पीहर पक्ष की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। पीहर पक्ष लंबे समय तक उसका भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है, इसलिए वो उन पर ज्यादा दिनों तक बोझ नहीं बने रहना चाहती, इसलिए उसे भरण पोषण दिलवाया जाए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत में लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी रूप से मान्यता नहीं है। लिव इन पार्टनर्स को विवाहित जोड़ों के समान कानूनी अधिकार भी नहीं है। अलग होने की स्थिति में वे संपत्ति के अधिकार, विरासत या भरण पोषण के हकदार नहीं हो सकते। एक अच्छी पहल, प्री वेडिंग सूट पर तुरंत प्रभाव से लगाई पाबंदी, भोज में भी 15 से ज्यादा व्यंजन नहीं। देखिए दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में माहेश्वरी सभा, माहेश्वरी समाज की अक्षेत्रीय इकाइयां, जिला और नगर माहेश्वरी महिला मंडल, युवा संगठन, मृदुल सेवा समिति, तरुण संघ और समाज के वरिष्ठों ने प्री वेडिंग सूट पर तुरंत प्रभाव से पाबंदी लगाने का निर्णय लिया है। माहेश्वरी पंचायत भवन में आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि माहेश्वरी समाज चित्तौड़गढ़ में अखिल भारतवर्षीय महासभा के पूर्व निर्णय अनुसार कार्य करेगा। नगर माहेश्वरी सभा अध्यक्ष राकेश मंत्री ने बताया कि आजकल विवाह और अन्य आयोजनों में भोजन सामग्री के बहुत अधिक व्यंजन बनाने का चलन बढ़ता ही जा रहा है। ये भोजन का अपव्यय और आर्थिक रूप से भी नुकसानदायक है। समाजजन ने ये निर्णय लिया कि 1 अप्रैल से विवाह और अन्य शुभ कार्यों आदि में सामाजिक स्तर पर आयोजित भोजन में सभी प्रकार के व्यंजनों की कुल सीमा पानी सहित 15 व्यंजनों की तय की जाती है। साथ ही कोई भी 4 व्यंजनों की स्टॉल अलग से लगाई जा सकेगी। इसी प्रकार श्री 4 भुजाजी की प्रसादी, श्राद्ध और 11वीं, 12वीं और 13वीं के भोजन की सीमा को भी पानी सहित 11 व्यंजनों तक सीमित रखने का निर्णय लिया गया है।